स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात ओबीसी आरक्षण की। थोड़ी देर पहले राज्यसभा से 127वां संविधान संशोधन बिल पास हो गया। आज ओबीसी आरक्षण को लेकर संसद से पास हुए बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा, इसी चर्चा को आज हम आगे ले जाएंगे। संसद में आज आरक्षण की 50% लिमिट को लेकर क्या चर्चा हुई, इस पर भी बात करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ ओबीसी आरक्षण पर बात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण पर भटके, जाति पर अटके, जाति का चक्कर, बीजेपी का वोट संकट, यूपी के जाट किसकी खड़ी करेंगे खाट। एक तो हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, तो जाति के साथ किसान आंदोलन को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्या मोदी योगी का चेहरा करेगा काम? पश्चिमी यूपी में क्या है टिकैत फैक्टर? टिकैत से कैसे निपटेगी योगी सरकार? योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाते, क्या प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे? उनका नाम चल रहा तो उसको उस भाषा में समझ लें कि लखनऊ दिल्ली कैसे बनती है। ममता राज में बीजेपी का खेला क्या है? पॉलिटिक्स नहीं करता है, ये लोग आम जनता को डिवाइड करने चाहता है धर्म की वजह से। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। अब राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने, तैयार करने का संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, यानी खुद वो तय कर सकेंगे कि ओबीसी लिस्ट में कौन कौन जातियां आएंगी, कौन सी नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की जरूरत है। 127वां संविधान संशोधन बिल संसद से पास हो गया, लेकिन दिन भर राज्यसभा में क्या हुआ आपको जरा दिखाते हैं। मंगलवार को 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ और आज राज्यसभा में भी पास हो गया। एक वाक्य में इसे समझें तो अब ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को मिल गया। संसद से पास बिल अब कानून बन जाएंगे, लेकिन इस कानून से क्या बदलेगा, सबसे पहले इसे समझिए। बड़ी बात नंबर 1, राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। बड़ी बात नंबर 2, 671 जातियों को ओबीसी का दर्जा मिला। बड़ी बात नंबर 3, ओबीसी की लिस्ट पर कंफ्यूजन खत्म होगा। बड़ी बात नंबर 4, ओबीसी में जातियों की एंट्री का रास्ता खुला। ओबीसी समुदाय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में तो हमारे देश में बिल राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने का था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जाति आधारित जनगणना पर हुई। पार्टियां कोई भी हों, सभी ने एक सुर में जातिवार जनगणना की मांग उठाई। क्या पक्ष क्या विपक्ष। अब सवाल यही है कि चाहते सब हैं तो जाति आधारित जनगणना होती क्यों नहीं? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे सेंसस बनी थी, लेकिन 4 से 14 के अंदर नहीं बनी। 11 में एक आई, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट, जयराम जी ग्रामीण विकास के मंत्री भी रहे, उसको हमने लागू किया। इसलिए देश में कास्ट सेंसस ये ऐसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। कास्ट सेंसस नहीं होने से नहीं होगा ऐसा नहीं है। अनेक राज्यों ने उसको आधार माना है। निश्चित तौर पर हम पिछड़े वर्ग के लोग, हमारी जाति के लोग, वर्ग के लोग, समाज के लोग सिर्फ चुनाव के समय में फोकस जरूर होते रहे हैं। आज यदि ये जनगणना को मोहर लग जाती है संसद में कि राज्य अपने हिसाब से करा सकेंगे, तो आने वाले समय में निसंदेह हम सिर्फ चुनावों के दौर में ही नहीं, बल्कि जिस तरह मोदी सरकार में 27 ओबीसी के मंत्री शामिल हुए हैं, इस तरह ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। क्या पूरा सियासी खेल सिर्फ खुद को पिछड़ों का हितैषी दिखाने का है? राज्यसभा हो या लोकसभा, एनडीए से भी यही आवाज आई कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। मैं फिर दोहराऊंगी कि ये समय की आवश्यकता है, देश को इसकी जरूरत है। हमारी संख्या कितनी है, ये देश की पिछड़ी जातियों को जानने का अधिकार है। जब हमारी संख्या स्पष्ट होगी, तभी हम इन जातियों के साथ न्याय भी कर पाएंगे। जनगणना को शुरू किया जाए और जो अत्यंत पिछड़े वर्ग में है, जो समाज के अति में हैं, उनकी समस्याओं का निदान के लिए एकमात्र है जनगणना करना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सिंघवी साहब को बताना चाहता हूं कि चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। चमन के सींचने में
पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, वो इल्जाम उस पर लगाते हैं इस चमन के बेवफाई का। और जिसने चमन के कलियों को अपने हाथों से रौंद डाला, वो दावा करते हैं इस चमन के। धन्यवाद रामनाथ ठाकुर जी। बीजेपी सांसद हो, एनडीए के सहयोगी सभी जातिवार जनगणना की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना करने से साफ इनकार कर दिया है। आज विपक्ष ने एक सुर में इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। तुम्हारा क्या या तुम्हें क्या, तुम्हें तो आसान है बहुत रास्ते बदलना, तुम्हें तो आसान है बहुत रास्ते बदलना। हमें हर एक मौसम काफिले के साथ चलना है। तो आप ओबीसी काफिले को सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं, हमेशा उसके साथ नहीं चल रहे हैं। Again the states, 2014 the states would spend 46%. Now the states are spending 65% on programs they undertake. So why no caste-based census? कि 2011 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी और कई साथी कर्नाटका के, तमिलनाडु के जातीय जनगणना की बात हुई, इनकॉर्पोरेट किया गया। सर, इसी सदन में मैंने कई दफा सवाल पूछे कि उन आंकड़ों का क्या हुआ, तो कहा गया कि आंकड़ा करप्ट हो गया। सर, करप्शन ढूंढना पड़ेगा आंकड़े में है या मानस में है, क्योंकि मानस का करप्शन आंकड़ों के करप्शन में तब्दील हो जाता है। अब कहीं बात नहीं बनेगी। सूची में है 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, पिछड़ों पर सियासी पार्टियों की सीधी नजर है। इसका असर भी संसद में दिखा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मोदी की नीयत पर सवाल उठाए। इस देश में कास्ट सेंसस न हो, जातीय जनगणना हो, कितनी संख्या है, एजुकेशन का परसेंटेज क्या है हर कम्युनिटी का, कितने नौकरियों में हैं, क्लास 1 में कितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कितने हैं, कितनी जमीन है, पक्का घर है, कच्चा घर है, बिना घर वाले हैं। ये जब तक नहीं होगा तय, तब तक ये डिसाइड नहीं राज्य सही तरीके से कर पाएंगे कि कौन ऐसी जातियां और हैं जिनको इस वर्ग में लाया जाए। दलितों के बाबा साहब की फोटो लगाने से अगर दलितों का उत्थान होता, ओबीसी का उत्थान होता, एसटी का उत्थान होता, तो श्रीमान जी बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट से लेकर कन्याकुमारी तक बाबा साहब के फोटो लगा देती साथियों। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक हम बाबा साहब के मंशा के अनुरूप, बाबा साहब के संविधान के अनुरूप काम नहीं करेंगे, तब तक इन वर्गों का उत्थान नहीं होने वाला है। हमारी रगों में, नसों में जातिगत सोच है। सियासी दलों की नजरें ओबीसी वोट बैंक पर है। ओबीसी बड़ा फैक्टर है। सोचिए, मानसून सत्र में संसद ठप थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक दिखा। कल तक के सदन में डेडलॉक था, आज लॉक खुल गया है। बिल ऐतिहासिक है, बिल क्रांतिकारी है, लेकिन अगर एक क्रांतिकारी है तो एक क्रांति का श्रेय महाराष्ट्र में चल रहा मराठा क्रांति आंदोलन को देना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको ये बिल लाना पड़ा। अगर सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों इस मुद्दे से भागते दिखे। 2011 में जाति की जनगणना हुई, लेकिन कांग्रेस ने आंकड़े जारी नहीं किए। 2018 में बीजेपी ने जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की, लेकिन 2021 में यू टर्न ले लिया। आखिर पिछड़ों का हितैषी बताने वाली पार्टियां इस मुद्दे से भाग क्यों रही हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। आज तक ब्यूरो। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधा आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। शिवराज जी, स्वागत है आपका आज तक पर। देखिए, ये ओबीसी वोट बैंक की ताकत है या फिर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आखिरकार जो शोर शराबा लंबे वक्त से संसद में चल रहा था, इस बिल पर, इस संशोधन पर, 127वें संविधान संशोधन पर आखिरकार तमाम पार्टियां एक हुई और आज ये बिल पास हुआ है। शिवराज जी, मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। ओबीसी के हक में एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है, उनका कल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगर पिछड़ों को न्याय देने की बात आप कहें तो कांग्रेस ने तो कभी न्याय दिया नहीं। अगर पिछड़ों को न्याय मिला है तो उन सरकारों से मिला जिसमें जनसंघ या बीजेपी
एक घटक के रूप में शामिल थी। कांग्रेस तो केवल पिछड़े और पीछे हो जाएं, इसी की कोशिश करती रही। अब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने क्या किया। वो लोकसभा में ना पहुंच जाए, इसकी चिंता कांग्रेस करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जिनके कारण देश अखंड हुआ, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। जगजीवन राम जी को अपमानित किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सोच में, विचार में और चिंतन में जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। दरिद्र ही हमारा नारायण है, उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इस आशय से एक नहीं अनेकों फैसले मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किए। चाहे पिछड़ा आयोग को संवैधानिक आयोग के दर्जा देने का प्रश्न हो, या पिछले दिनों जो 27% आरक्षण दिया गया शैक्षणिक संस्थाओं में, भी एक नहीं अनेकों कदम उठाए। और कांग्रेस तो केवल पिछड़ों का शोषण करने में लगी रही। लेकिन शिवराज जी, जो विपक्ष लगातार समर्थन भी कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है वो कह रहे हैं कि अब प्यार किया तो डरना क्या। ये असदुद्दीन ओवैसी के शब्द हैं। वो कह रहे हैं 50% से आगे जाइए, वरना जो अगड़ी जाति के 20% 30% है उनके लिए आपने 50% रखा हुआ है। आप 50% से आगे जाइए, वरना उसी कमरे में कितनों को हम भरेंगे। क्या आप भी ये मानते हैं ऐसा होना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? आप भी ये मानते हैं ऐसा? ओवैसी जी के कहने पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सामाजिक समरसता में भी विश्वास रखती है। पिछड़ों को न्याय, दलितों को न्याय, एसटी को न्याय, और सामान्य वर्ग के भी जो निर्धन भाई बहन हैं उनको भी न्याय मिले, क्योंकि वो भी अगर गरीब है तो न्याय उनको भी मिलना चाहिए। हम इसी को सामाजिक न्याय मानते हैं, और इसलिए चाहे पिछड़े हों, दलित हों, एसटी हों या गरीब हों, उनको साथ लेके आगे बढ़ते हैं। एक और दबाव बन रहा है सर सरकार पर। विपक्षी तो विपक्षी, नीतीश कुमार जैसे जो जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन में है सरकार के साथ, कि जाति जनगणना हो तभी उसी आधार पर आरक्षण हो। आपकी क्या राय है इस पर? सरकार पर किसी दबाव का सवाल नहीं है। जो गरीबों के, पिछड़ों के हित में होता है, और मैंने कमजोर तबकों के हित में होता है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फैसला करती है। आखिर सबसे पहले अंत्योदय को जमीन पर उतारा था तो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब अंत्योदय योजना बनी। और भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन प्रदेश सरकारों ने भी, मुझे अच्छी तरह याद है, पटवा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, स्वर्गीय पटवा जी, अनेकों कामों को अंजाम दिया है जो गरीबों के, पिछड़ों के हित के लिए जरूरी होगा। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वोट का सवाल नहीं है, और ना वोटों को देख के हम कोई कदम उठाते हैं। उनका सर्वांगीण विकास ये हमारे चिंतन के केंद्र में है, और उसको देख के जो आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होती है सरकार समय समय पर करती रही है, कर रही है, और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी करेंगे। शिवराज जी, ये कहा जा रहा है कि आज ओबीसी एक पावरफुल वोट बैंक है, और इसीलिए मोदी सरकार और तमाम आप लोग सब चाहते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव हो, एक वक्त में मध्य प्रदेश में भी आएगा, बिहार में बहुत पावरफुल ये वोट बैंक है, इसीलिए ऐसा कदम उठाया। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी सर देखिए घेर रहे हैं कि आपने 2018 में तो जो 102वां संशोधन किया था संविधान का, उसकी वजह से राज्यों से अधिकार केंद्र को चला गया था। अब तो आप सिर्फ वापस दे रहे हैं। इन दोनों आरोपों पर आपका क्या जवाब है? देखिए, कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है। अब उन्होंने मध्य प्रदेश में भी विधानसभा नहीं चलने दी। कांग्रेस केवल पाखंड करती है, कांग्रेस केवल नाटक करती है पिछड़ों के कल्याण का,
अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बिना किसी तर्क के, बिना तथ्य के, बिना तैयारी के, केवल वोट बैंक के लिए आरक्षण 14 से बढ़ा के 27% कर दिया। और उनको पता था कि कोर्ट में ये टिकेगा नहीं। 10 तारीख को, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 8 मार्च को फैसला किया, 10 को कोर्ट में याचिका लग गई, 18 को स्टे हो गया। और कांग्रेस की पिछड़ों के लिए हमदर्दी देखिए, 10 से लेकर 18 के बीच ये आरक्षण बचा रहे, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। यहां तक कि स्टे के समय उनके एडवोकेट जनरल तक खड़े नहीं हुए ये तथ्य और तर्क देने के लिए कि आरक्षण जारी रखा जाए। और आरक्षण पर स्टे होके वो 27 से फिर 14% हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार सारे तथ्य और तर्क माननीय न्यायालय के सामने रख रही है, तो वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम तो गरीबों के हक में, पिछड़ों के हक में जो जरूरी फैसले होते हैं वो एक नहीं अनेकों बार किए हैं, और जब जैसी जरूरत होगी आगे भी लगातार करते रहेंगे। सबको न्याय, ये मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सबसे पीछे जो है, अब उनकी चिंता करना निश्चित तौर पर ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूपी में काम तो आएगा ही सर। देखिए, राजनीतिक दृष्टि इसके पीछे हमारी नहीं है। राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव के लिए एक नहीं इतने काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, योगी जी के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के काम। इसलिए पूरे देश की जनता उनके पीछे खड़ी है। उसके परिणाम भी चुनाव के रूप में परिलक्षित होते हैं और दिखाई देते हैं। हमारे लिए ये मुद्दा वोट बैंक की राजनीति नहीं है। कांग्रेस सवाल देखिए, यहां पर तो सर ये बिल पास हुआ है, लेकिन कांग्रेस आरक्षण को लेकर आपके राज्य में सवाल खड़ा कर रही है, उस पर आपका क्या जवाब है? पहले का पाखंडी है, पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं पिछड़ों के। उनको पता था कि केवल विधेयक पारित करने से, संकल्प पारित करने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में स्टे हो जाएगा। रोकने की स्टे ना हो, उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया। केवल वोट को ध्यान में रख के उनको लगा 2019 में मार्च में कि अप्रैल मई में चुनाव है तो केवल कर दो, होना तो है नहीं, और फिर स्टे करवा दिया। क्योंकि बिना तथ्य और तर्क के, बिना किसी तैयारी के आपने कर दिया। कोर्ट ने कह दिया 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, स्टे मिल गया। तो पाखंड वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पाखंड की राजनीति नहीं करती, झूठ की राजनीति नहीं करती, कपट और छल की राजनीति नहीं करती, दूसरों को धोखा देने की राजनीति नहीं करती। ये सारे गुण कांग्रेस में विद्यमान है और उनकी लीडरशिप में है। सर एक सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ पूछूं, क्योंकि अब पूरी की पूरी धुरी इस वक्त कास्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द देश में घूम रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है कि ट्रेडिशनली हम देखें तो पारंपरिक रूप से जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो हमेशा बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं। कहीं मन में ये डर नहीं सताता है कि इसके साथ वो न बिदक जाएं? क्योंकि देखिए, यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स को देखते हुए कई सारी चीजें हो रही हैं। इसकी कई जगह ऊपर बताया जा रहा है ब्राह्मण भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, कहीं उनकी नाराजगी ना झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती। हम केवल जन कल्याण और विकास की राजनीति करते हैं और देश की जनता इसको अच्छी तरह जानती है। और इसलिए गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, एसटी हो, हर एक वर्ग के कल्याण के कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, सरकार ने उठाए। और जहां तक वोट का सवाल है, पिछड़ों के वोट भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिलते हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, चुनाव दर चुनाव, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या अन्य गरीब वर्ग हो, जिनमें एससी और एसटी भी शामिल है, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, हर समाज के वोट मिलते हैं। कहीं कम मिलते होंगे, कहीं ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन अंततः इतने वर्षों से जब हम सरकारें बना रहे हैं तो जनता के प्यार और आशीर्वाद के कारण, और वो प्यार और आशीर्वाद मिलता है जनता का वास्तविक कल्याण करते हैं इसलिए, और विकास पर आधारित राजनीति करते हैं इसलिए। चलिए मुख्यमंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे, उसी सवाल को जरा सा बदल के दूसरे शब्दों में पूछती हूँ।
आपको ऐसा तो प्रतीत हो रहा होगा ना कि आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जो पिछड़े हैं, उनका अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, उनका दिल जीत लेंगे इसके साथ, और वो आपके साथ आ जाएंगे इस संशोधन के साथ। दिल जीतते हम अपने कामों से, उनके वास्तविक कल्याण से, और सचमुच में प्रधानमंत्री जी तो हर एक के दिल में हैं, चाहे वो कोई भी हो, और दिल में वो अपने कामों के कारण है, देश प्रेम के कारण है, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उसके कारण है। और निश्चित तौर पे सबके मन में भारतीय जनता पार्टी है, पिछड़ों के दिल में भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि एक नहीं अनेकों तरह की योजनाएं उनके कल्याण के लिए बनाई गई है, और उनके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे साथ आज तक पर लाइव। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिनका ये कहना था कि ये एक ऐतिहासिक बिल है और इसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्प है के साथ आगे बढ़ेगी कि कैसे वो पिछड़ों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करें। राजनीतिक फायदा हम इसका नहीं उठाना चाहते हैं, ये वो बार बार कहते हुए। बहरहाल यूपी, एमपी, बिहार के चुनाव हैं, क्या कुछ होगा नजर रहेगी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर। जी हां, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में तबाही का ऐसा पहाड़ टूटा कि हिमाचल से लेकर दिल्ली तक हिल गया, क्योंकि जब ये पहाड़ गिरा तो इसके मलबे में यात्रियों से भरी बस समेत एक ट्रक और कई कारें दब गई। ये हादसा वाकई हिला देने वाला है। दोपहर 12 बजे के आसपास ये पहाड़ टूटा और अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 दर्जन के आसपास शव निकाले जा चुके हैं। पहाड़ पर आई सबसे भयंकर तबाही, तोप के गोलों की तरह गिरने लगे पत्थर। देखते ही देखते भरभरा कर गिर पड़ा पहाड़। पहाड़ के मलबे में दब गई बस और कारें। प्रदेश के किन्नौर में मच गई चीख पुकार। पहाड़ पर तबाही का सबसे खौफनाक वीडियो देख एनडीआरएफ और आईटीबीपी ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। अचानक पहाड़ से दहशत की दहाड़ गूंजने लगती है और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरने लगते हैं। मंजर कुछ ऐसा था कि जैसे तोप के आसपास जमा टूरिस्ट और स्थानीय लोगों में शोर मचने लगता है, क्योंकि इस खौफनाक मंजर को देखकर सब समझ गए थे ये तो पहाड़ पर तबाही आई है। पहाड़ गिर रहा है, जी हाँ, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हो रहा है। लोग चीखने लगते हैं, सबकी जेबों से मोबाइल फोन बाहर निकल आते हैं, लेकिन टूटते पहाड़ और गिरते पत्थरों का अगला कहर और भी भयानक था। जी हां, तोप के गोलों की तरह बरसते पत्थर रास्ते से गुजरती बस और कारों पर जाकर गिरते हैं, और यही हो जाता है सबसे भयंकर हादसा। ऐसा हादसा जो रूह कपा देता है, ऐसा हादसा जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को हिला देता है, हादसा जो आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ तक को हिला देता है। अब आप इस वीडियो को देखिए। पहाड़ के पास आपको एक कचूमर बनी हुई गाड़ी नजर आएगी। वीडियो में सिर्फ टायर ही दिख रहे हैं, बाकी सब कबाड़ हो चुका है। सोचिए, बेहद ऊंचाई से गिरते पत्थर जब इस बस पर पड़े होंगे तो क्या कहर गुजरा होगा। हम आपको बता दें कि जिस वक्त पहाड़ गिरा, यात्रियों से भरी एक बस इसकी चपेट में आ गई। उस बस में 40 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। टूटते पहाड़ की चपेट में कुल 6 गाड़ियां आई हैं, जिसमें एक बस, एक ट्रक और 3 से 4 गाड़ियां शामिल हैं। कुल मिलाकर हादसे की जगह 50 से 60 लोगों के फंसे होने की खबर है। रिकांगपिओ से शिमला जाने वाली जो हाईवे है, उसमें लगभग 45 किलोमीटर दूर रिकांगपिओ से अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो गया, और इसमें बड़े बड़े पत्थर और टी ट्रंक्स और मिट्टी, ये पूरा रबल आने लगा नीचे। ऐसा बताया जा रहा है 6 गाड़ियाँ, जिसमें कि एक बस HRTC की 32 सीटर और एक ट्रक है जो कि ट्रॉली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, और साथ ही साथ 3 से 4 गाड़ियाँ और हैं जो फंसी हुई हैं। 12:15 बजे इसकी सूचना मिल गई थी आईटीबीपी को, और हमारी 3 बटालियंस 43rd बटालियन, 19 बटालियन और 17th बटालियन, इसके लगभग 200 जवान अभी मौके पर मौजूद हैं। समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ी से ऊपर से अभी भी स्लाइड हो रहा है, और अभी 2:30 बजे तक की स्थिति ये थी कि हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। हिमाचल रोडवेज की एक बस किन्नौर के मुरुंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि ये बस टूटते पहाड़ का रास्ता पार कर पाती, जैसे पूरा पहाड़ ही इस बस पर गिर पड़ा।
पहाड़ गिरने के बाद की ये तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं, रूह कपा देने वाली हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कुदरत की सबसे भयंकर तबाही के बीच कैसे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों को सुरक्षित बचाया गया। और आपको दिखाएंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश का किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह हादसा शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी रोड के निगोसारी और चौरा के बीच हुआ। अचानक से एक पहाड़ दरकना शुरू हुआ। कोई कुछ सोच पाता, समझ पाता, इतनी देर में हादसा हो चुका था। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल को मौके के लिए रवाना किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पहले ही अलर्ट पर रखा था। बेगूसराय के पास पहाड़ के इसमें से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी हो, ऐसे इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से हाथ बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। जिस नेशनल हाईवे नंबर 5 पर यह पहाड़ गिरा, ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। अब भूस्खलन से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। कैजुअलिटी का जो उस तरफ से 4 लोग मिले हैं, उनको आगे का विजिबिलिटी बिल्कुल मतलब कम था, तो उन्हें पता नहीं कि कितने लोग हैं, कि हो सकता है मलबे में दबे भी हों और कुछ जीवित भी हों। तो वो हम जैसे ही हल्का हम एक और मेरी जो टीम है जो डीसी प्रदीप भट्ट के साथ गई है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर से भी एक एवेन्यू देख रही है कि बीच में उनको रेस्क्यू करके, हमारा रोवर करके और किसी तरह से उनके रेस्क्यू कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। किन्नौर में पहाड़ गिरने का मतलब है बड़ी तबाही, क्योंकि यहाँ भूस्खलन होता है तो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। ऐसे में हर कोई यही प्रार्थना और दुआ कर रहा है कि जिस बस और कार पर ये चट्टानें गिरी हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा यात्री सलामत रहें। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ विकास शर्मा, किन्नौर आज तक। और किन्नौर हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ है जरा आपको बता दें, क्योंकि अब तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 14 लोग बचाए गए हैं। अब तक कुल 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 14 लोग बचाए गए हैं। कुल 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। रात हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में तमाम मुश्किलें आ रही हैं। अर्थ मूवर मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से मलबे को हटाया जाए, लोगों को बचाया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी के 300 जवान लगे हुए हैं। 300 आईटीबीपी के जवान। मलबे में जो बस लापता थी अब वो दिख रही है। बस तक पहुंचने में अभी भी बताया जा रहा है कि 2 घंटे का वक्त लग सकता है। 2 घंटे का वक्त अभी भी इस बस को वहां से निकालने में लग सकता है। किन्नौर में जिस जगह पर यह तबाही का पार टूटा है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि पहाड़ के ऊपर से अभी रुक रुक कर अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। दूसरा ये कि नीचे सतलज नदी बह रही है। और तीसरा, मौसम भी खराब है। जैसे जैसे मलबे को हटाया जा रहा है, भयानक मंजर सामने आ रहा है। बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबे शवों की हालत काफी खराब है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की 3 बटालियन के 300 जवान डटे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी जुटी हुई है। जानकारी ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हादसे के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। हुए भूस्खलन की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। किन्नौर में मची इस तबाही की ये तस्वीरें पहाड़ों पर घूमने वालों को आगाह करने वाली हैं। किन्नौर में टूटते पहाड़ की ये तस्वीरें कुदरत के भयंकर कोहराम की गवाही दे रही हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर मौसम खराब हो, बारिश हो रही हो, तो पहाड़ों के इर्द गिर्द से गुजरना भी कितना घातक साबित हो सकता है। लेकिन किन्नौर में पहाड़ गिरा तो मौके पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ से लेकर हिमाचल पुलिस के जवान भी पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। लेकिन बहुत दिक्कतें आ रही हैं। डर ये भी लगा है कि कहीं पहाड़ से और पत्थर न गिरे। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम भी पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि अब भी रुक रुक कर इक्का दुक्का पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेना से मदद भी मांगी और चॉपर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू हो गई।
नेशनल हाईवे 5 पर जिस तरह तबाही का ये पहाड़ टूटा, वहाँ से सतलुज नदी भी होकर गुजरती है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ गाड़ियाँ सतलुज नदी में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक गाड़ी का कचूमर बना हुआ है और इस गाड़ी तक आईटीबीपी के जवानों की टीम पहुंच गई है और मलबे में जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। किन्नौर में हुए इस भूस्खलन में कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सवाल ये है कि आखिर ये पहाड़ क्यों और कैसे गिरा, पहाड़ गिरने की वजह क्या हो सकती है। तो आईटीबीपी जो अंदाजा लगा रही है वो आपको बताते हैं। ये भी हो सकता है कि जो बारिश हुई है पिछले दिनों, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ों के अंदर से में जो अलग अलग तरह के जो मैं कहता हूँ कि लेवल पर जो गैसेस भी रिलीज होती हैं जब बारिश के बाद धूप निकलती है, तो कई बार लैंडस्लाइड्स होते हैं और देयर में भी लाइकलीहुड कि किसी टॉप लेवल पे पहाड़ के ऊपर से कोई पत्थर चला हो, जिसके बाद से बाकी का जो पहाड़ था वो टूटने लगा हो और पत्थर नीचे गिरने लगे हों। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में बताया कि हादसे में 50 से 60 लोग फंसे हो सकते हैं। जो हिमाचल रोडवेज की बस हादसे का शिकार हुई, उसके ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया है, लेकिन दोनों सदमे में हैं। सड़क के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। किन्नौर के इस हादसे से हाहाकार समचा हुआ है। इतने लोगों के फंसे होने की आशंका ही डरा रही है। इसलिए पीएम मोदी ने हादसे के तुरंत बाद संवेदना जताई। पीएम ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और किन्नौर हादसे पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि कई लोगों के फंसे होने की खबर है। बचाव के लिए आईटीबीपी की टीमों को लगाया गया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद करें। प्रार्थना है कि सब कुशल रहें। किन्नौर के विधायक ने भी इस भयानक हादसे पर अफसोस जाहिर किया है। हाँ, मेरे चुनाव क्षेत्र जिला किन्नौर में बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। करीब 12 बजे के आसपास जो निगुलसारी हमारा गाँव है, जो नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे 05 पर है, उससे कोई 2.5 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पर चट्टानों के सरकने से एक बस उसके चपेटे में आ गई और बस अभी भी दबी हुई है और कुछ छोटी गाड़ियों के दबने का अंदेशा है। एक टिप्पर भी वहाँ पर दबा हुआ है। अभी बस के अंदर एग्जैक्टली कह रहे हैं कि 20 से 30 आदमी हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर उसमें से निकलने में जो है सफल हुआ है, तो ड्राइवर भी शॉक में है, पूरा बता नहीं पा रहा है। तो अभी एक छोटी गाड़ी में से भी एक आदमी को जो है रेस्क्यू किया गया है। किन्नौर के इस हादसे ने एक चेतावनी भी दी है कि पहाड़ों पर जिंदगी खतरे से खाली नहीं है। कम से कम ऐसे वक्त में कभी भी पहाड़ दरक सकते हैं, चट्टानें चकनाचूर हो सकती हैं, जमीन धंस सकती है और आने जाने वाले रास्तों पर कभी भी मलबा आ सकता है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ विशंभर नेगी, किन्नौर, आज तक। किन्नौर में पिछले 1 महीने में ये दूसरा बड़ा हादसा है। 25 जुलाई को भी किन्नौर में तबाही का पहाड़ टूटा था। 9 लोगों की मौत उस दिन हो गई थी। 25 जुलाई को पहाड़ से गिरते पत्थरों ने लोहे के पुल को भी तहस नहस करके रख दिया, कई गाड़ियों का कचूमर बना दिया। सवाल यह है कि आखिर हिमाचल के किन्नौर के पहाड़ क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? लगता है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कुदरत ज्यादा ही रूठी हुई है। आज से ठीक 18 दिन पहले भी किन्नौर में मौत का पहाड़ टूटा था। जी हां, 25 जुलाई किन्नौर में पहाड़ से टूटते पत्थर ऐसे गिरे कि लोगों के लिए काल बन गए। 25 जुलाई 2021 की दोपहर करीब 1:30 बजे सांगला चितकुल हाईवे पर अचानक बड़े बड़े पत्थरों की इस बरसात ने तबाही ला दी। एक टेम्पो ट्रैवलर पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई। ट्रैवलर पर पत्थर गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए। पहाड़ से गिरते पत्थरों ने एक पुल को धराशायी कर दिया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भी इसी हादसे का शिकार हो गई। आज किन्नौर में फिर से पहाड़ गिरा तो 25 जुलाई की दहशत ज़हन में फिर से कौंध गई। और आपको अब लिए चलते हैं उत्तराखंड। यहाँ भी पहाड़ों से तबाही बरस रही है। चमोली से लेकर टिहरी तक और तोता घाटी में
इतना भयंकर भूस्खलन हुआ है कि रास्ते बंद पड़े हैं, लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में भी गिर रहे हैं पहाड़। अब की बार पहाड़ों पर कुदरत का भयंकर कहर। उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन के चलते बंद। पहाड़ों पर इतनी भयंकर तबाही क्यों आई है? पहाड़ों पर जाने से पहले हो जाइए सावधान। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड में चमोली जिले के नीति घाटी की, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और नीति घाटी के दर्जनों गांव समेत भारत चीन बॉर्डर की तरफ जाने वाले भारतीय सेना के वाहन भी फंसे हुए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।